तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस अल्लाह इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेके आ चुका हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 3। वी ऑलरेडी डन विथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लाइक करें वीडियो को और कमेंट में बताएं कि कैसा था ये वीडियो। वन शॉट में अभी यूनिट 3 हम लोग ख़त्म करेंगे, जैसे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने किया था। मेरे नोट से करेंगे। क्या ये नोट्स में जो मैंने लिखा है क्या वो तुम एग्जाम में लिख के आओगे तो मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल लिख के आना, आराम से मार्क्स मिलेंगे चौड़ में एकदम। मॉड्यूल की ही लैंग्वेज है, कीवर्ड सब सेम है। मैंने भी अपने एग्जाम में यही लिखा था। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। वहाँ मैंने ऑलरेडी बहुत सारे PYQs ऑलरेडी सेंड कर दिया है, तो वहाँ तुम प्रैक्टिस करो। एंड एक दो दिन कल शायद ये वीडियो आने वाली है। कल एक क्वेश्चन लिख के मैं बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है लॉ में। सो बहुत कुछ आने वाला है चैनल में। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 3 में जो सबसे पहला सेक्शन है वो सेक्शन 18 बात करता है कि अनसर्टेन गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कब होगा। अनसर्टेन गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र तब होगा जब वो आइडेंटिफाई होंगे। ये मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था, यूनिट 1 में ही बोला था। जब तक तुम असर्टेन को आइडेंटिफाई करके असर्टेन नहीं बनाओगे उसका ऑनरशिप तुम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक ऑनरशिप ट्रांसफ़र तभी होगा जब वो असर्टेन होगा। सेक्शन 19 बताता है कि एक पार्टी का क्या इंटेंशन हो सकता है कि वो ऑनरशिप कब ले। यानी मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन कैसे पता किया जाएगा कि कब मैं ये ऑनरशिप लेना चाहता हूँ। मेरे को ये इंटेंशन कब पता चलेगा? ये 3 तरीके से पता चलेगा। सीसी भाई ये क्या बन गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। हो सकता है कि मैं और सेलर जो है मिलकर डिसाइड कर ले कि देख भाई कल मैं इसका ऑनर बनना चाहता हूँ तो कल का डेट ले दे, ठीक है। या फिर कंडक्ट ऑफ द पार्टी, या मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिस मेरे कंडक्ट से लगता है कि मैं आज ही इस गुड्स को लेना चाहता हूँ, ठीक है। और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो और मैंने बोला भाई मैं शाम में लेके आता हूँ पैसे, उसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना। तो ऑनरशिप का समय का क्या होगा ट्रांसफ़र करने का, तो वो समय कैसे डिटरमाइन होगा? तो वो समय ये CCC से डिफाइन होगा। यानी हम दोनों डिसाइड कर लेंगे खुद, या फिर किसी के कंडक्ट से कि ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगा, और कभी कभी सर्कमस्टांसेस से भी। सेक्शन 20 नोट्स ये वाला थोड़ा मतलब पुराना जैसा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। बीच बीच में मैं 1-2 पेज तो भाई फट भी गया था, मेरे को फिर से वो लिखना पड़ा। सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स अगर है तो उसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो सेक्शन 20 बोलता है अगर स्पेसिफिक गुड्स है तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र तब होगा जब वो डिलीवरेबल स्टेट में डाला जाएगा, ना कि जब पेमेंट हुआ या फिर जब डिलीवरी हुआ। ये सबसे कोई मतलब नहीं है। सपोज करो मैं इसको बेचना, ये स्पेसिफिक गुड्स है और इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मैं इसे बिना इसके कैप के तुम्हें दे रहा हूँ, तो क्या ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। जब तक मैं इसको कैप में डाल के डिलीवरेबल स्टेट में ना दे दूँ कि अब तुम इसको ले सकते हो, तब तक इसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेक्शन 21 क्या बोलता है? जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो सेलर की ड्यूटी है कि उसको डिलीवरेबल स्टेट में डाले, उसके बाद ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। सेक्शन 20 बोलता है कि गुड्स ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र तब होगा जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। 21 बोलता है अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो डालो। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। 21 यही बोलता है अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो सेलर का काम है डिलीवरेबल स्टेट में उसको डालना। सेक्शन 22 ये बोलता है कि सेलर मतलब सेलर कोई एक्टिविटी करता है गुड्स के साथ, जैसे उसको मेज़र करता है उसका प्राइस देखने के लिए, या फिर उसको टेस्ट करता है, वेट करता है। सपोज करो ये चेक करता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं। मतलब सेलर कोई भी एक्टिविटी अपने गुड्स के साथ करता है ये चेक करने के लिए कि उसका प्राइस क्या है। मतलब कोई एक्टिविटी अगर सेलर परफॉर्म करता है तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र तभी होगा जब सेलर जो है वो वो एक्टिविटी करे और बायर नोटिस करे। यानी कि ये चेक कर रहा है सेलर की चल रहा है कि नहीं, ये सेलर एक्टिविटी कर रहा है और बायर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ भाई चेक कर रहा है, देख रहा हूँ, उसके बाद ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। सेक्शन 22 यही बोलता है। अब सेक्शन 23 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 बोलता है अप्रोप्रिएशन मतलब होता है सिलेक्शन।
सिलेक्शन, अप्रोप्रिएशन मतलब होता है सिलेक्शन। कॉपी में अपने लिख लेना, नोट्स तो मैं ये वाला टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अप्रोप्रिएशन मतलब होता है सिलेक्शन, यानी असर्टेन गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कब होगा। ये तो भाई यूनिट 1 से पढ़ते आ रहे हैं, ऑनरशिप ट्रांसफ़र तभी होगा जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि वो असर्टन हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो एसेंशियल क्या क्या है, यानी एक अनअसर्टेन गुड्स ट्रांसफ़र कैसे होगा उसका ऑनरशिप। तो देखो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए अनअसर्टेन गुड्स का, ठीक है। दूसरी बात, वो डिस्क्रिप्शन से बेचे जाने चाहिए। अनअसर्टेन गुड्स भाई डिस्क्रिप्शन से ही बेचे जाते हैं। उसके बाद गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। अनअसर्टेन गुड्स को भी अगर तुमको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना है तो डिलीवरेबल स्टेट में डालना होगा। गुड्स शैल बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड क्या हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन सेलर ना लगा दे, कोई कंडीशन ना लगाए। ये अभी आगे पढ़ोगे, ये लाइन अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा, अगर अभी नहीं आया तो उसको होल्ड पे डाल दो। एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय सेलर विद द असेंट ऑफ बायर, बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। एप्रोप्रिएशन यानी सिलेक्शन जो होगा गुड्स का, वो या तो बायर कर सकता है सेलर की मर्जी से, या सेलर कर सकता है बायर की मर्जी से। असेंट में भी एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और असेंट जो है बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन हो सकता है। अब मेरे को पता है तुम्हें घंटा समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला, मैंने बस उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताता हूँ। तुम सब्जी लेने गए, वहाँ आलू रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। आलू रखा हुआ है तो वो क्या हो गया, वो सब अनअसर्टेन गुड्स हुए। उसमें से कौन सा आलू तुम्हारे पास आने वाला है वो तो तुम्हें पता नहीं, अभी तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, ठीक है। तुमने आलू वाला मतलब सब्जी वाले से पूछा कि भैया आलू कैसे रुपए किलो, उसने बोला कि कुछ एक्स अमाउंट बोल दिया, समझो 20-30 रुपये किलो उसने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बोला ठीक है भैया तुम आलू मेरे को दे दो। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट बना है अनअसर्टेन गुड्स का, क्या वो आलू अनअसर्टेन है? हाँ, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। क्या तुमने डिस्क्रिप्शन से बेचा है कि भाई आलू कैसे रुपए किलो? क्या तुमने आलू का सैंपल निकाल के आलू को चेक किया सैंपल निकाल के? नहीं, तुमने जाते के साथ बोला। ये मैंने लड़के लोग करते हैं, लड़कियां लोग तो भाई आलू को मतलब आलू को भाई खोल फाड़ के देखते हैं वो लोग। लड़के लोग हाँ दे दे भाई जो भी है दे दे, ठीक है। तो क्या गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे गए? हाँ। क्या वो अनअसर्टेन थे? हाँ। क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में थे? अभी नहीं थे, जब तक सेलर उसको पन्नी में नहीं डाल दे या फिर मेरे झोले में नहीं डाल दे, वो तब डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएगा। ऐसे तुमको हाथ में तो आलू नहीं देगा भाई, हाथ में लेकर जाओ। तो वो डिलीवरेबल स्टेट में कब होगा? जब वो पन्नी में चला जाएगा, पॉलीथीन में चला जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद पढ़ो, ये पॉइंट को अभी होल्ड करो तुम। एप्रोप्रिएशन मेड बाय, यानी एप्रोप्रिएशन सिलेक्शन। अब तुम आलू को सेलेक्ट करो, वो टोकरी दे देता है कि ले भाई टोकरी में सेलेक्ट कर ले, तुमको देता है टोकरी, उसके बाद तुम उसको सेलेक्ट करते हो। जो वो टोकरी दिया यानी उसको बोलते हैं एसेंट, मतलब अप्रूवल। सेलर ने अप्रूव कर दिया कि ले भाई तू सिलेक्शन कर आलू का। एप्रोप्रिएशन यानी सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन या तो बायर कर सकता है असेंट ऑफ सेलर, यानी सेलर ने टोकरी दे दिया, यानी सेलर ने अपना असेंट दिया कि भाई ले तू एप्रोप्रिएशन कर, यानी तू आलू को सेलेक्ट कर। बायर फिर अपना आलू सेलेक्ट करता है। अब लड़के लोग क्या करते हैं, लड़के लोग को उतना कुछ लेने आता नहीं है वेजिटेबल, वो लोग क्या बोलते हैं, सेलर भाई तू ही दे दे। तो यहाँ पर बायर ने असेंट दे दिया, बायर ने अप्रूवल दिया सेलर को कि भाई तू आलू मेरे को सेलेक्ट करके दे, और सेलर क्या कर रहा है, अब सेलेक्ट करके दे रहा है आलू। ये हो गया एप्रोप्रिएशन। ये सेलर भी कर सकता है मेरे एसेंट से, मैं उसके एसेंट से, मैं कर सकता हूं उसके एसेंट से, ठीक है। उसके बाद असेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। असेंट यानी अप्रूवल, एक्सप्रेस मैं बोल के भी कर सकता हूं या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता हूं। मैं जाते के साथ मैं आलू लेकर टोकरी में रखने लगा, तो क्या ये इम्प्लाइड है मेरे एक्टिविटी से कि हाँ मैं आलू लेने आया हूं भाई, उसके लिए मैं उसको पे करूंगा। और एक्सप्रेस में जाके भी बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को 2 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दे दो, ठीक है भाई। देख लो क्या लॉ में आलू पढ़ना पड़ता है। असेंट में भी बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। असेंट मतलब मैंने बताया अप्रूवल जो है सिलेक्शन से पहले भी हो सकता है, सिलेक्शन के बाद भी हो सकता है। यानी जाते के साथ मैंने बोला कि भाई 5 किलो आलू दे दो, उसके बाद फिर मैंने सेलेक्ट किया या उसने सेलेक्ट किया, या फिर मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, पन्नी में उसने दे के मेरे को हाथ में दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है भाई मैं 5 किलो ही लूँगा,
मैं 5 किलो ले रहा हूँ। तो ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो ये हुआ पूरा अनसर्टेन गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होता है। ये एक पॉइंट जो है वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, यानी सेलर तुमको गुड्स दे दे बिना कोई कंडीशन रखे। यानी कोई सब्जी वाला ऐसा तो कंडीशन नहीं रख सकता है ना कि मतलब भाई ये आलू ले, लेकिन ये आलू तू शाम तक नहीं खाएगा, ये कंडीशन है मेरा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए अनसर्टेन गुड्स में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आई होप कि इससे अच्छा अब 23 सबसेक्शन 1 भाई देसी एग्जाम्पल इससे अच्छा अब नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ये बताता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर। जब सेलर गुड्स का डिलीवरी दे देता है बायर को या फिर कैरियर को दे देता है ताकि बायर को पहुंचा दे, बिना रिजर्व किए राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करता है, तो तब हम लोग मानते हैं कि गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड होता है। राइट ऑफ डिस्पोजल इसके बाद वाला सेक्शन में है। ये सिंपल बोलता है, यानी कोई कंडीशन लगा के सेलर नहीं दे रहा है, डायरेक्ट तुम्हें ट्रांसफर कर दिया, तो इसी को बोलते हैं अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। सेक्शन 24 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इससे भाई इतने क्वेश्चन आते हैं कि पूछो मत कितने क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 24 बोलता है जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे जाएंगे तो ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगा। मान लो ये गुड्स मैंने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस तुम्हें दे दिया, ठीक है, तो इसका ऑनरशिप 3 केस में ट्रांसफर हो जाएगा। पहला, तुम्हें ये पेन अच्छा लगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है कि मैंने कुछ दिन यूज़ करने दिया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही वाला केस है। मैंने बोला ये 5 दिन तू यूज़ करके देख, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया, अगर अच्छा लगा तो ले लेना, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना। तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कब होगा। पहला, जब बायर अपना अप्रूवल दे दे, तुम्हें 3 दिन में ही अच्छा लग गया यूज़ करके, बोला भाई ये मेरा, हमको दे दे, मैं खरीदूंगा, ठीक है। दूसरा, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, 5 दिन का मैंने टाइम दिया था कि भाई 5 दिन ले यूज़ करके देख और अच्छा लगे तो बताना। 5 दिन में भाई तेरे को अच्छा नहीं लगा या लगा, तू मेरे को कुछ मतलब बोला ही नहीं, 5 दिन, 6वां दिन 7वां दिन भी तुम अपने पास पेन रखे हो, ना तुम हमको बोल रहे हो कि मैं खरीदूंगा, ना तुमको हमको पेन लौटा रहे हो, तो उस सिचुएशन में हम मान लेंगे कि तुमने पेन को एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम मुझे पैसा दो। लास्ट, डज समथिंग इनकंसिस्टेंसी, मैंने तुम्हें दिया और तुम हो निर्लज आदमी, तुमने किसी और को दे दिया, तुमने अपना गुड्स बेच दिया 5 दिन होने से पहले ही, तो ऑनरशिप मैं मान लूँगा कि ट्रांसफ़र हो गया, पैसा तुमसे लूँगा, सीधा बात है। सेल फॉर कैश ऑनली और रिटर्न, इसमें थोड़ा उल्टा है। इसमें क्या है, मैंने ये गुड्स दिया, देते के साथ मैंने बोला ये सेल फॉर कैश ऑनली है, यानी सेक्शन 24 सब सेक्शन 2, यानी इसमें अगर तुमने गुड्स किसी और को दिया तो मैं उसके पास से छीन के लाऊंगा गुड्स, यानी कि इसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र तभी होगा जब तुम मुझे पैसा दे दोगे। अगर उससे पहले तुमने ये गुड्स बेच भी दिया तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में बेचने पे मैं जिस पार्टी को तुमने बेचा उससे मैं गुड्स वापस नहीं छीन सकता हूँ, गुड्स में वापस नहीं ला सकता, तुमसे पैसा ले लेता। लेकिन इसमें भाई गुड्स भी नहीं ला सकते हो और ना ही तुम पैसा ला सकते हो, सिंपल बात है। इसमें सिर्फ तुम इसमें गुड्स भी ला सकते हो और पैसा भी ला सकते हो भाई, स्लिप ऑफ टंग। 24(2) में तुमने ये बेच भी दिया किसी को तो मैं उसके पास से जाकर ये गुड्स लाने का ताकत रखता हूँ। लेकिन 24 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में अगर तुमने किसी और को गुड्स बेच दिया तो मैं उसके पास से गुड्स ला नहीं सकता, तुमसे बस गुड्स का प्राइस मांग सकता हूँ। यही है 24 में डिफरेंस, ठीक है। 25 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये क्या बोलता है। सेक्शन 25 बोलता है कि जब सेल होता है स्पेसिफिक गुड्स का, सेलर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है टाइटल, जो कि ट्रांसफ़र होगा कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद। यानी कि सपोज करो रेलवे से जाता है ना, गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं रेलवे से, तो रेलवे रिसिप्ट बनता है, एक रिसिप्ट बनता है, वो रिसिप्ट जिसके पास होगा ना, रेलवे से सामान वही ले सकता है, ठीक है। सेलर क्या करेगा, गुड्स ट्रांसफ़र कर देगा, डिलीवर कर देगा और वो रिसिप्ट जो है अपने एजेंट के नाम बना देगा जो वहाँ रेलवे स्टेशन पे है। तो वो अब एजेंट ही गुड्स जो है कलेक्ट कर सकता है, बायर नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे रिसिप्ट जिसके पास होगा उसी को गुड्स मिलेगा। तो उस सिचुएशन में रेलवे रिसिप्ट ट्रांसफ़र कब होगा बायर को, जब उसका पैसा पे हो जाएगा। सेलर लोग मेनली रिजर्व इसलिए करते हैं कि ताकि पैसा मिल जाए, धोखाधड़ी में ना फंसे वो लोग, इस कारण से वो लोग राइट रिजर्व कर लेते हैं, बिल ऑफ लैडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट अपने नाम करके रखते हैं ताकि
हमको पैसा मिलने में दिक्कत ना हो। 25 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई गुड्स शिप हुआ है या रेलवे से गया है तो सेलर जो है अपना टाइटल रिजर्व कर सकता है रेलवे रिसिप्ट अपने नाम पे करके या फिर अपने एजेंट के नाम पे करके। समझ में आ गया। 25 का 3 बोलता है अगर सेलर ड्रॉ करता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज किसी आदमी पे बनाया, ठीक है, और लिखता है उसमें कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज तुम एक्सेप्ट करोगे तभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा, तो बायर को वो एक्सेप्ट करना होगा। जैसे बायर एक्सेप्ट करेगा तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र। अगर बायर एक्सेप्ट नहीं करते है और रॉन्गली रिटेन कर लेता है डॉक्यूमेंट, यानी एक्सेप्ट भी नहीं किया और गुड्स भी रख लिया, तो उस सिचुएशन में ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ऑनर अभी भी सेलर ही माना जाएगा। सेक्शन 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो बोलता है रिस्क इज प्राइमा फेसी ट्रांसफर्ड विथ ऑनरशिप, यानी कि प्राइमा फेसी मतलब मान लिया जाता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुआ, अभी इसका ऑनर मैं हूँ, तो अगर ये टूट जाती है तो इसका रिस्क मेरा, अब ये मैंने तुम्हें दे दिया, तुम इसके ऑनर, अब टूटेगा तो तुम्हारा रिस्क। तो यही बोलता है सेक्शन 26 कि हम लोग मानते हैं जनरली कि रिस्क जो है ऑनरशिप के साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 26 बोलता क्या है। जब गुड्स उसके रिस्क में होंगे जो कि ऑनर होगा, ट्रांसफ़र होने के बाद रिस्क बायर का होगा चाहे डिलीवरी हो ना हो, यानी जैसे ही बिल बन गया इसका तुम्हारे नाम पे, ये मैं भले ही तुम्हें शाम में डिलीवर करने वाला हूँ, उससे पहले ये टूट गया तो मैं बोलूँगा मेरे रिस्क में ये नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम समझो, क्योंकि मैंने तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस। प्रोवाइडेड एट वेयर डिलीवरी इज डिले, अगर मान लो डिलीवरी डिले है, मतलब इसको मैं शाम में डिलीवर करने वाला था तुमको, लेकिन सुबह तक डिलीवरी ही नहीं हुई है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर गुड्स को दिक्कत होगा, गुड्स अगर टूट फूट जाएगा, कुछ दिक्कत होगा, तो फिर जो डिलीवरी डिले करेगा उसका प्रॉब्लम वो समझे, यानी वो लायबल होगा। सपोज करो तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये पेन मैं तुमसे लूँगा, मैंने बिल बना के अभी सुबह में ही दे दिया तुम्हें, तो तुम्हारा ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। अब ये रिस्क इसका रिलेटेड रिस्क किसका है, तुम्हारा। मैंने बोला कि इसको मैं शाम में डिलीवर कर दूंगा, शाम में मैं डिलीवरी करने गया, तुम भाई जानबूझ के घर में ताला बंद करके भाग गए कहीं, मैं पूरा तुम्हें फिरता रहूँ एकदम, सुबह तक फिरता रहा, नहीं मिला, सुबह में मैंने जैसे तभी क्या हुआ, ये पेन कहीं खो गया, तो अब कौन लायबल होगा, तो तुम लायबल होगा क्योंकि तुमने डिलीवरी डिले करवाया, तुम्हारी गलती है। अगर मैंने डिले करवाती तो मैं अगर डिलीवरी डिले करवाता तो मेरी गलती थी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द बायर और सेलर होल्डिंग एज ऑफ बेली। अब कोई गुड्स अगर कोई एज अ बेली होल्ड कर रहा है तो भैया बेली की लाइबिलिटी है, उसमें ऑनर तॉनर नहीं देखेंगे। मान लो ये गुड्स है, तुमने मेरे को दिया, बोला कि भाई कुछ दिन के लिए होल्ड कर ले एज अ बेली, मैंने होल्ड किया, अब ये टूट गया तो भाई मैं लायबल होऊंगा, ये तो सिंपल सा बात है। सेक्शन 27 बताता है ट्रांसफर बाय नॉन टाइटल्स ऑनर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई सब इंपॉर्टेंट ही है, हाँ भाई समझ लो ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट ही है। ट्रांसफर बाय नॉन ऑनर्स, यानी कि सेक्शन 14 याद करो, कंडीशन एंड वारंटी में हमने पढ़ा था कि एक गुड्स को ट्रांसफ़र तभी कर सकते हो जब तुम उसके ऑनर होगे या फिर तुम्हारे पास राइट होगा सेल करने का। अब यहाँ सेक्शन 27 उसमें डिटेल में बोलता है कि भाई देखो ऑनर के बिना भी तुम गुड्स वैलिड गुड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये वाला मत लिखना, ठीक है, ये वाला मत लिखना, ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए इन शॉर्ट में लिखा था। एग्ज़ाम में तुम्हें ये लिखना है, बस ये तुम समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लिखना नहीं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट एक्सेप्शन जाना, मैंने वो एक्सेप्शन ही लिखा है। ए पर्सन हुज टाइटल इज डिफेक्टिव कैन नॉट ट्रांसफर ए वैलिड टाइटल टू द परचेजर एज पर सेक्शन 27 ऑफ नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट। नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट बोलता है कि एक आदमी जिसका पास टाइटल ही नहीं है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ऑनरशिप। सेक्शन 14 वाली ही बात बोलता है, लेकिन अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस यहाँ से पढ़ो, ठीक है। सबसे पहला एक्सेप्शन, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि कोई मर्केंटाइल एजेंट है, यानी कोई सेलर है जो ट्रांसफ़र करता है क्या, ऑनरशिप, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मैंने बताया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लिख कर दिया जाता है। अगर उसके उस तरीके से कोई सेलर तुम्हें ऑनरशिप ट्रांसफ़र करता है तो ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा। कब, ये तीन कंडीशन में। पहला, गुड्स सेलर के मर्केंटाइल एजेंट के पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरा,
वो इसी गुड्स में डील करता हो। एंड तीसरा, गुड फेथ में, जो भी खरीदे गुड फेथ में खरीदे। सपोज करो ये पेन तुमने मुझे दिया, ठीक है, बोला कि भाई ये पेन रख ले, मैं शाम में आऊँगा तेरे से ले लूँगा। तो मैंने ये गुड्स क्या किया, मैं सेलर हूँ इसी पेन के, मैं, मेरी दुकान है, इस पेन को बेचने की दुकान है। मैंने क्या किया, कोई बायर आया, मैंने यही पेन उसे बेच दिया। वो बायर बेचारा, उसको पता नहीं था कि मैं इसका मालिक हूँ या नहीं, उसने गुड फेथ में ये पेन मेरे से ले लिया और मैं यही पेन में डील करता था और मेरे पास पेन का पोजीशन भी था। तो क्या ये ट्रांसफ़र वैलिड होगा? हाँ, वैलिड होगा। सेक्शन 28, सेल बाय जॉइंट ऑनर, यानी कोई अगर बायर है जो परचेज करता है कोई भी गुड्स जॉइंट ऑनर से, तो उसमें अगर उसको सेलर का अथॉरिटी के बारे में पता नहीं है तो उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। सपोज करो मैं और मेरा भाई ओन करते हैं एक घर ओन करते हैं, ठीक है, मैं और मेरा भाई। उस घर में मैं रहता हूँ, मेरा भाई दुबई में रहता है, ठीक है, वो दुबई में रहता है, दोनों ऑनर हैं, लेकिन मैं रहता हूँ उस घर के बगल वाले घर में, ठीक है, वो वाला घर खाली रहता है, मैं ही देखभाल करता हूँ। एक बायर आया, बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे को खरीदना है, तुम ही आए बोल छे ये प्रॉपर्टी मेरे को खरीदना है। तुम्हें ये नहीं पता है कि सिर्फ मैं ही ऑनर हूँ या फिर मेरा भाई भी ऑनर है, तुम्हें पता है कि सिर्फ मैं ऑनर हूँ, ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता है कि मेरा एक भाई भी है और वो भी ऑनर है, जॉइंट ऑनर है इस घर का। तुमने सोचा कि मैं इसका ऑनर हूँ, तुमने मुझसे पूछा कि भाई ये प्रॉपर्टी बेचेगा, मैं 1 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई ले ले, मेरे को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुमको ये घर बेच दिया 1 करोड़ में बिना अपने भाई से पूछे। तो ये क्या ट्रांसफ़र वैलिड टाइटल होगा? आंसर हाँ होगा वैलिड टाइटल, क्योंकि जो बायर लिया है वो तो बेचारा बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब इनोसेंट है, उसको तो मेरे टाइटल के डिफेक्टिवनेस के बारे में तो पता नहीं था, तो ये भी होगा। क्या ये सब लैंग्वेज एग्जाम में लिखा हूँ? भाई आराम से लिख के आना, भाई मैं बोल रहा हूँ लिख के आना तुम, बस इसका सेंटेंस बदल के भाई कुछ और मीनिंग मत लिखवा दे, लिख लेना। सेल अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 29, सेक्शन भूल गया यहाँ शायद, where the buyer has purchased goods in good faith which was acquired by the seller under a voidable contract at existence of subsequent sale, the buyer shall have a valid title। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। सपोज करो कोई मिस्टर एक्स नाम का आदमी है, उसने क्या किया, किसी से गुड्स लिया फ्रॉडेंटली, यानी उसे धोखा देकर या मिसरिप्रेजेंटेशन करके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइडेबल होगा, जिसको धोखा दिया गया है उसके लिए वाइडेबल होगा, यानी वो कैंसिल कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। उससे पहले, कैंसिल करने से पहले ही जिसने धोखे से गुड्स लिया वो किसी बायर को गुड्स बेच देता है और वो बायर जो है सेम एक्वायर करता है गुड फेथ में, बिना ये जाने कि भाई सेलर जो है, सेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, वो बेचारा गुड फेथ में ले लेता है उससे गुड्स। तो क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेंगे? सब्सिक्वेंट सेल पे उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो। वो भाई मैं कहाँ चला गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था। सेल बाय पर्सन हु कंटिन्यू टू होल्ड द पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सच सेल, यानी सिंपल ये है सेल बाय सेलर, सिंपल ये बात यही बोलता है। मान लो वही सेलर वाली बात बोलता है, मान लो मैंने बोला कि मैं इसे डिलीवरी कुछ दिन बाद दूंगा और उसके बाद मैंने डिलीवरी देने से पहले ये गुड्स बेच दिया, तो क्या जो खरीदा उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? द आंसर इज यस, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। सेक्शन 30 था ये भाई, 30। उसके बाद आता है क्या बायर खरीद ले और उसके बाद बेच दे तो क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? यहाँ भाई उसको भी मिलेगा। मान लो ये गुड्स मैंने तुम्हें बेचा, ठीक है, मैंने इसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र की, अभी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया, मैंने बोला ठीक है इसको तुम यूज़ करके देखो, शाम में मैं तुम्हें चिट्ठा बना के दे दूंगा, स्लिप बना के दे दूंगा, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा। तुमने इसे यूज़ किया, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन कोई एक आदमी आया तुम्हारे पास, तुम्हारा दोस्त, उसने बोला भाई मैं इसको 1000 में लूँगा, तो क्या तुमने उसे बेच दिया? तो उसे ये नहीं पता है कि ये तुम्हारा पेन था, फिर भी तुमने बेच दिया, तो क्या वो जो तुम्हारा दोस्त था उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि वो बेचारा गुड फेथ में एक्वायर किया है। याद रखना इसमें गुड फेथ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट खेल खेलता है। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, इफेक्ट ऑफ स्टॉपर, यानी कि मान लो मैं इसका ऑनर हूँ और मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त इसको बोल रहा था कि भाई ये जो है ये पेन जो है बहुत अच्छा है, मैंने इसे दुबई से मंगवाया, जबकि ये पेन मेरा है, लेकिन वो बोल रहा है ऐसे ऐसे और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया कि ये इसका पेन नहीं है।
जिस आदमी को बोल रहा है अगर वो गुड फेथ में उस मेरे दोस्त से वो ये पेन खरीद ले, बाद में मैं जाके मना नहीं कर सकता हूँ कि भाई उसका गुड्स तो है ही नहीं, वो कैसे बेच रहा है। नहीं, उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, गुड फेथ में उसने खरीदा है। जब वो बोल रहा था तो तुम्हें मना करना चाहिए, यानी तुम अब स्टॉप्ड हो गए हो डिनाई करने से। जब डिनाई करना था तो तुमने किया नहीं, बाद में तुम जाके बोल रहे हो कि मैं नहीं बेच रहा। नहीं, अगर तुमने अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी है किसी और को बेचने की, तो बाद में तुम उसको वो अगर बेच देता है तो तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। रीसेल बाय अनपेड सेलर, यानी कि ये सेक्शन 54 सेक्शन 45 की बात करें अगर, तो 45 से स्टार्ट होता है अनपेड सेलर। अगर इसके बाद वाला यूनिट वही है, ये सेक्शन 54 है कि अनपेड सेलर के द्वारा सेल हो सकता है कि नहीं। तो अनपेड सेलर जो है सेल कर सकता है गुड्स, इसको इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। फिर आता है प्रोविज़न अंडर अदर एक्ट, यानी कि और कौन कौन से एक्ट में वैलिड ट्रांसफ़र हो सकता है, ऑनर नहीं भी हो तब भी वैलिड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, क्या वो जो एसेट बेचवा रहा है क्या उसका ऑनर है? नहीं है, लेकिन वो बेचवाता है तो फिर जो भी खरीदता है उसको वैलिड टाइटल मिलता है ना। हाँ, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर हो गया। फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, ये कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे हम लोग। एंड सेल बाय पॉनी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए होल्ड कर दो, जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई, लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी। अब आते हैं, ये डिलीवरी का डिफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, और ये डिलीवरी मैंने यहाँ बताया कि कोई अगर जोर से धमकी से डिलीवरी लेता है तो उसको डिलीवरी नहीं मानते हैं। याद करो डिलीवरी के डिफिनेशन में भी ये लिखा है, डिलीवरी इज द वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 31 छोटे छोटे सेक्शन है, जल्दी से खत्म करेंगे। सेक्शन 31 बोलता है कि बायर की लायबिलिटी है कि डिलीवरी की डिमांड करे। ये गुड्स खरीद लिया, उसके तुम्हारी लायबिलिटी है कि तुम बोलो भाई मेरे को डिलीवरी दे देना, ठीक है। और सेलर की लायबिलिटी है कि मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूँ और तुमको डिलीवरी दूँ, ठीक है, और उसके मैं पैसा ले लूँ। सेक्शन 32 बोलता है पेमेंट कंकरेंट टू डिलीवरी, यानी कि माना जाता है कि जैसे डिलीवरी हुआ वैसे वैसे तुमको पेमेंट भी कर देना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई टर्म्स नहीं है तो माना जाता है एक हाथ से 2 डिलीवरी, दूसरे हाथ से पैसा ले लो। सेक्शन 33 बोलता है डिलीवरी क्या है, इफेक्ट है, यानी डिलीवरी का इफेक्ट क्या है। एक आदमी जब दूसरा आदमी को पोजीशन ट्रांसफ़र कर देता है, वही इफेक्ट को हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। सेक्शन 33। सेक्शन 34 बोलता है पार्ट डिलीवरी, मान लो कोई गुड्स हम पार्ट में खरीदे, ठीक है, ये पेन और ये इसका कैप दोनों अलग अलग हम पार्ट में खरीदे, ठीक है। अब मान लो कोई पार्ट डिलीवरी, एक चीज़ डिलीवर हो गया, ये पेन डिलीवरी हो गया, ठीक है, ये अभी आना बाकी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी इन प्रोग्रेस। जब हम खरीदे हम पूरा पेन खरीदना चाहते हैं लेकिन आया ये पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट आया, दूसरा सेकेंड पार्ट आया गले की बैंड बज गई भाई। तो उस सिचुएशन में क्या है, डिलीवरी इन प्रोग्रेस माना जाएगा। जो भी पहला पार्ट आ गया यानी दूसरा पार्ट को डिलीवरी इन प्रोग्रेस बोलेंगे। लेकिन जहां मेरा इंटेंशन ही है कि हम सेपरेट खरीदे, यानी ये पेन को हम सेपरेट खरीदना चाहते हैं एंड ये स्पेक्टिकल्स को हम सेपरेट खरीदना चाहते हैं, जब मेरा इंटेंशन ही है सेपरेट खरीदना, तो वहाँ पे डिलीवरी इन प्रोग्रेस नहीं लिखाएगा, वहाँ सेपरेट रिमाइंडर लिखाएगा। कोई सेक्शन अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है, ये मैं एज अ वन शॉट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तुम्हें कोई और इन डिटेल समझना है तो भाई टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनल चैट पे मैसेज कर दो। अगर ग्रुप पे नहीं करने में बनता है तो पर्सनल पे कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 35 बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे। सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बायर से पूछे कि भाई डिलीवरी कब करनी है, बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 36 में 5 बातें बोलता है सॉरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी गुड्स वैसे जगह डिलीवर होंगे जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बोला गया है। यानी प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, जहां पे बोला गया है वहाँ डिलीवरी होगा। यानी कि देखो तुम्हारे फ्लिपकार्ट पे जब तुम ऑर्डर करते हो तो वहाँ प्लेस ऑफ डिलीवरी रहता है तुम्हारे इनवॉइस में, वहीं गुड्स डिलीवर होते हैं, ठीक है। और अगर फ्यूचर गुड्स के केस में है तो मैन्युफैक्चरर जहां बोलेगा जो प्लेस पर, वहां मैन्युफैक्चरर डिलीवर करेगा। सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 वो बोलता है कि जो टाइम होगा डिलीवरी का सेलेक्ट करने का सेलर के द्वारा वो रिजनेबल होना चाहिए। यानी आप सपोज करो फ्लिपकार्ट रात के 2 बजे आके तुम्हें फ़ोन कर रहा, भाई फ्लिपकार्ट आया है तेरा पार्सल आके ले ले, तो ये तुम्हें सही लगेगा? भाई जूता खोल के तुम मारोगे,
समझे? तो मुझे लगेगा फ्रॉड है। यानी सेलर को जब गुड्स डिलीवर करना है वो रिजनेबल टाइम पे करना होगा, अच्छे समय पे, जहाँ पे बायर अवेलेबल हो। सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 वो बोलता है अगर गुड्स कोई थर्ड पार्टी को डिलीवरी किया है तो थर्ड पार्टी अगर बता दे ये बायर को तभी डिलीवरी कंप्लीट होगा। यानी सपोज करो फ्लिपकार्ट वाला आया, तुम घर पे नहीं थे, तुम्हारे भाई को उसने गुड्स दे दिया, तो फ्लिपकार्ट का मैसेज आता है कि ये डिलीवरी डन हो चुका है, आपके भाई को डिलीवरी दिया गया है, तो वो वही कंफर्मेशन मांग लेता है। या फिर तुम्हारा भाई तुम फ़ोन करके तुम्हें बोल देता है कि भाई मैंने गुड्स तुम्हारा ले लिया है, तो उसे वहीं पे तब डिलीवरी कंप्लीट माना जाएगा, ऐसे डिलीवरी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 36(4) ये बोलता है कि जो बायर भी टाइम सेलेक्ट करे डिलीवरी लेने का वो भी रिजनेबल होना चाहिए। जैसे सेलर 2 बजे रात में आके गुड्स नहीं डिलीवर कर सकता, वैसे बायर भी रात में 1 बजे फ़ोन करके ये नहीं बोल सकता फ्लिपकार्ट को कि भाई अभी आ डिलीवरी देने। सेक्शन 36 सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि जो भी एक्सपेंसेस होगा डिलीवरेबल स्टेट में डालने का, यानी इस पेन में कैप लगाने का, इसको पैक करने का, वो सब एक्सपेंसेस मेरा है। और जो भी एक्सपेंसेस ट्रांजिट का, यानी मेरे जहाँ मेरे दुकान है वहाँ से तुम्हारे घर तक जाने का जो खर्चा है वो भाई बायर बॉन्ड करेगा। सेलर डिलीवरेबल का खर्चा बॉन्ड करेगा और बायर जो है डिलीवरी का बॉन्ड करेगा। ओ भाई साहब। सेक्शन 37 में 3 बातें हैं। शॉर्ट डिलीवरी, मान लो तुमने मंगवाया 2 ये पेन मंगवाया, 2 पेन मंगवाया, तुम्हें मिला 1 पेन, तो तुम क्या कर सकते हो? या तो तुम रिजेक्ट कर दो भाई नहीं लेना मेरे को 2 मंगवाया था, 2 चाहिए था, 2 नहीं आया, 1 रिजेक्ट। या फिर तुम 1 को एक्सेप्ट कर लो और 1 के लिए तुम मेरे पे स्यू कर दो, केस कर दो कि भाई इसने 1 पेन नहीं दिया। ठीक, ये हो गया शॉर्ट डिलीवरी। एक्सेस डिलीवरी क्या बोलता है? जब एक्सेस आ जाए, 2 पेन के जगह 3 पेन आ जाए, उस सिचुएशन में तुम लोग क्या करोगे? मेरे को पता है तुम लोग क्या करोगे भाई, रख लोगे। लेकिन लॉ बोलता है नहीं रखना चाहिए। अगर तुम रख रहे हो तो तुम्हें वो तीसरे वाले के लिए पैसा पे कर देना चाहिए, और अगर तुम नहीं रख रहे हो तो तुम्हें वो लौटा देना एक्सेस को, बस। मिक्स डिलीवरी, अब मान लो मैंने सपोज करो मैंने मंगवाया, आटा मंगवाया मैंने, ठीक है, आटा मंगवाया। अब उसमें क्या हुआ, आटा और मैदा मिलकर आ गया, सेलर ने आटा और मैदा मिलाकर भेज दिया। उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? तो भाई मेरे को रिजेक्ट ही करना होगा, क्योंकि वो सेपरेट तो होगा नहीं। अब सपोज करो अगर सेपरेट हो सकता था, यानी पेन और ये ग्लासेस मेरे को साथ में भेजा, तो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ? हाँ, सेपरेट कर सकता हूँ। तो जो मेरा गुड्स था वो मैं रख लेता, बाकी रिजेक्ट कर देता। लेकिन अगर मैं सेपरेट ही नहीं कर सकता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके ही केस कर दूंगा सीधा सेलर पे। सेक्शन 38 बोलता है कि डिलीवरी जो है इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगा। डिलीवरी रुको अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन डिलीवरी कैन बी मेड। देखो, डिलीवरी कैन बी मेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डिलीवर हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके। भाई थोड़ा वो नेटवर्क इशू था, मैं यहाँ बात कर रहा था। चलो गुड्स डिलीवरी जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग बैड डिलीवरी कंसीडर करते हैं। माना जाता है कि डिलीवरी एक बार में ही हो जानी चाहिए। सेक्शन 39 बोलता है कि गुड्स जब डिलीवर होता है कैरियर को, यानी जो डिलीवरी बॉय है उसको सेलर गुड्स देता है, तो प्राइमा फेसी मान लिया जाता है कि डिलीवरी बायर की तरफ कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर ट्रांजिट में गुड्स को कुछ होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिलीवरी बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माना जाता है जैसे ही गुड्स जो है डिलीवरी बॉय को दिया गया सेलर के द्वारा, तो मान लिया जाता है कि गुड्स जो है बायर को डिलीवर हो गया। सेक्शन 14 ये रिलेट करता है सेक्शन 13 वेब ऑफ वाला बात से। देखो, रिलेट नहीं करता, उसके रिलेशन में समझो तो समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे कि गुड्स अगर डिलीवरी होगा डिस्टेंट लोकेशन पे, यानी जुरिडिक्शन ऑफ द सेलर के बाहर, तो बायर लॉस के लिए लायबल होगा। ये समझो, जैसे वेब ऑफ में वाली बात में मैंने बोला था कि अगर कोई गुड्स, जोमेटो वाली बात मैंने याद करो, मैं बताया था कि पहले ही वेब ऑफ कर देते हैं अपना राइट कि भाई मेरे को नहीं करना। वही वाला बात से यहाँ समझो, ठीक है, कि अगर सेलर को गुड्स डिलीवर करना पड़ता है उसके एरिया से बाहर, तो वो पहले ही बायर को बोल देता है कि भाई जो भी लॉसेस होंगे वो तेरा, क्योंकि वो मेरे एरिया के अंदर नहीं आता है। तो बायर बोलता है ठीक है भाई, बायर वहाँ वेव ऑफ किया। याद रखना ये बात को, ये मैंने कनेक्ट किया है कि भाई याद करने में इजी, अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो, क्योंकि इतने छोटे छोटे सेक्शंस हैं ना तो दिक्कत होते हैं। सेक्शन 41 रिलेट करता है सेल बाय सैंपल से, यानी जब गुड्स का डिलीवरी बल्क ऑफ गुड्स हो
यानी गुड्स में जो बल्क ऑफ गुड्स यानी एक गुड्स नहीं बहुत सारे गुड्स का डिलीवरी हो तो सेलर जो है बायर को रीजनेबल टाइम देगा उस गुड्स को एग्जामिन करने का। सेल बाय सैंपल का सेकंड पॉइंट भी यही बोलता था, इसलिए मैंने रिलेट किया है ताकि याद करने में आसानी हो। सेक्शन 42 सबसेक्शन 24 सबसेक्शन 1 यही अभी जो पढ़ा वही बात है। जब बायर कब मान लिया जाएगा कि डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया, जब वो एक्सेप्टेंस की बात कम्युनिकेट कर ले। कब माना जाएगा कि ये पेन मैंने तुम्हें डिलीवर किया और तुमने डिलीवरी एक्सेप्ट की, तब माना जाएगा जब तुम जब मुझे बता दोगे कि हाँ भाई मैंने डिलीवरी ले ली है। या फिर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, या तो तुमने गुड्स रख लिया मेरे को बताया नहीं और समय खत्म हो गया तो मैं मान लूँगा भाई डिलीवरी हो गई है। एंड तीसरा, तुमने गुड्स लेकर मेरे को बिना कंफर्म किए दूसरी जगह बेच दिया, इनकन्सिस्टेंसी कर दिया, प्लेज कर दिया, तो भैया मैं भी तब मान लूँगा कि तुमने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है। एकदम सेक्शन 24 वाली सारी बातें लिखी हुई है, बस डिलीवरी रिलेटेड है, इसलिए मैंने कनेक्ट किया ताकि मेरे को याद करने में आसानी हो। लास्ट दो सेक्शन यूनिट 3 भी कंप्लीट। सेक्शन 43 बोलता है कि बायर के पास राइट है कि वो डिलीवरी रिफ्यूज कर सकता है लेने के लिए अगर उसका गुड्स उसके जैसा गुड्स उसने मंगवाया वैसा नहीं आया, उसके पर्पस के हिसाब से नहीं आया। मान लो मैंने पेन मंगवाया और मैं तुमने ये वाला पेन मंगवाया, मैंने तुम्हें नॉर्मल पेन दे दिया लिखने के लिए या मैंने पेंसिल भेजवा दिया, तो वो तुम्हारे पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्या तुम रिफ्यूज़ कर सकते हो डिलीवरी लेने से कि भाई मैं डिलीवरी नहीं ले रहा? हाँ भाई तुम कर सकते हो, रिफ्यूज़ कर सकते हो और तुम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगे रिटर्न करने के लिए। तुमको गुड्स मिला, तुमने फाड़ा, देखा भाई मेरा पेंसिल नहीं है, तुमने रिफ्यूज़ कर दिया मैं नहीं ले रहा, और ना ही तुम रिस्पॉन्सिबल होगे कि तुम वो गुड्स जाके मेरे तक वापस पहुंचाओ। मैं जाऊंगा तुमसे वापस वो पेंसिल लूँगा और अगर मैं तुम्हें पेन देता हूँ तो फिर ठीक है, नहीं तो वो तुम मेरे पे केस भी कर सकते हो। यानी कि बायर डिलीवरी रिजेक्ट कर सकता है अगर बायर को उसका गुड्स नहीं मिला और वो लायबल नहीं होगा तुम्हारे तक गुड्स पहुंचाने वाला। कैंसिल गुड्स मेरे घर में रखा है, आके ले जाओ चुपचाप से। सेक्शन 44 क्या बोलता है? मान लो तुमने जानबूझ के ऐसे मेरे को परेशान करने के लिए डिलीवरी मतलब कोई गुड्स खरीदा, उसकी डिलीवरी मांगी और फिर बाद में तुम जैसे ही मैंने आधे रास्ते में भेजा बिना कोई जस्टिफिकेशन के वो डिलीवरी क्या किया, रॉन्गफुली तुमने लेने से मना कर दिया, बोला मैं नहीं ले रहा है, मैं नहीं ले रहा, जा भाई मैं नहीं ले रहा। तो उस सिचुएशन में अगर कोई लॉस होता है गुड्स को रास्ते में तो मैं तुमसे चार्जेस क्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने जो डिलीवरी ली, तुमने डिलीवरी जो रिफ्यूज़ किया वो तुमने जानबूझ के अपने इंटेंशन से किया, वो रॉन्गफुल था। सेक्शन 43 में बायर को पावर दिए कि वो डिलीवरी रिफ्यूज़ कर सकता है और सेक्शन 44 बायर के पावर को कंट्रोल करता है कि भाई रिफ्यूज़ तो कर सकता है लेकिन रॉन्गफुल रिफ्यूज़ करेगा तो फिर सेलर तुमरे से रिमोट चार्जेस मांग सकता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम यूनिट 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब एक और यूनिट 4 है, वो जल्दी ही वो वीडियो भी अपलोड होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्रैक्टिस करते रहो एंड क्लियर करो CA फाउंडेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।